अगर हम हिमाचल में घूमने की बात करें तो अक्सर हम मनाली या शिमला तक ही सीमित रह जाते हैं, पर हिमाचल प्रदेश के बीच एक ऐसी वैली छुपी हुई है जो अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस। चंडीगढ़ से सिर्फ 230 किलोमीटर दूर ये है बरोट वैली। एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा मैजिकल विलेज, और यहाँ एक ऐसा ट्रैक भी है जहाँ आपको बर्फ़ को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और इस बार मैं इस ट्रैक को सोलो करने वाला हूँ और इस पूरी ट्रेल पर मेरे अलावा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारी ये कहानी शुरुआत होती है बरोट से 6-7 किलोमीटर पहले लपास वाटरफॉल के कच्चे और एडवेंचरस रास्तों से। रोड है जो काफ़ी 6-7 साल 8 साल लगभग हो गए हैं। कच्चा का रास्ता है जो बरसात में बहुत ज़्यादा खराब रास्ता होता है, गाड़ी के लिए बहुत परेशानी का रास्ता है। जैसे यहाँ लोगों के लिए आने जाना बहुत मुश्किल रहता है। पिछली बार भी आया था ना तो वही रोड ऐसी ही थी, मतलब थोड़ी कच्ची सी ना। ओहो, गाड़ी चलानी भी बहुत मुश्किल है। आप भी आओगे ना तो लोकल को साथ ही लाना, मतलब लोकल टैक्सी करके ना। अगर 4x4 हो फिर कोई बात नहीं। ये रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ एक लोकल के साथ ही आया, और देखते ही देखते हम लपास विलेज पहुँच जाते हैं। यहीं से शुरू होता है लपास वाटरफॉल तक जाने का सफ़र। यहाँ से हमें लगभग 1 किलोमीटर तक नीचे डिसेंड करना पड़ता है, पर यह सिर्फ एक सिंपल ट्रेल नहीं है। जितनी खूबसूरत हमारी डेस्टिनेशन होगी उतनी ही मैस्मराइजिंग ये पूरा रास्ता भी है। ऐसी जगह अभी भी है, मतलब खेत, पीछे पहाड़, स्नो भी दिख रही है, इतनी ग्रीनरी भी एक ही फ्रेम में और स्नो भी एक ही फ्रेम में। हो बहुत खूबसूरत है यार। मतलब खेत, टेरेस फार्मिंग, ऊपर भी बर्फ, उधर भी बर्फ पड़ी हुई थोड़ी बहुत, और ये ट्रेल जा रही है ऐसे खेतों के बीच में से होके। ओ भाई, इतने खूबसूरत सीनरी होने के बाद भी ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। आजकल टूरिज़्म भी थोड़ा प्रेडिक्टेबल सा हो गया, लोग बस मनाली और शिमला तक ही सीमित रह गए हैं। पर असली हिमाचल तो उन रास्तों में छुपा है जहाँ भीड़ नहीं होती, सिर्फ सुकून होता है। अब बस कुछ ही वक्त और रह गया था। जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, वाटरफॉल की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगती है। हर कदम के साथ वो आवाज़ और करीब आ जाती है, और फिर एक मोमेंट आता है जब पहली बार सामने आता है लपास वाटरफॉल का वो नज़ारा। एक ऐसा व्यू जो सिर्फ आंखों से नहीं, सीधा दिल में उतर जाता है। मज़ा आ गया, मतलब बेस्ट है भाई, बेस्ट है। इसके जो पानी की बूंदें आती है ना, मुंह पे पड़ती हैं, तो इतना रिफ्रेशिंग फील लगता है ना। लपास वाटरफॉल में अगर विंटर के मौसम में इतना ज़्यादा पानी देखने को मिलता है तो सोचो समर्स या बारिश के वक्त ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता होगा। शायद तब ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं रहता, बल्कि एक रॉ अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। भाई मतलब वाटरफॉल तो बहुत अच्छा है। क्या भाव आ रहा है ना। इधर आप थोड़े बहुत कैफे भी हैं छोटे मोटे जो होते हैं ना, ढाबे टाइप, मैगी वगैरह खा सकते हो। ये है, और ये माहौल वाला ना, जैसे हम नीचे आए ये वाटरफॉल दिखा, मतलब दोनों ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। आज ना मौसम भी अपने बादल से हो रहे हैं। कल पूरी धूप थी, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इधर। चलो कोई नहीं, इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। इस नज़ारे के साथ चाय पी रही। तो वापस लपास गांव की ओर चलते हैं। हो अब दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ मैं, आया किसी और रास्ते था। ये अपना नदी से देखो ना क्या मस्त व्यू है। वाटरफॉल तक आना तो इजी है क्योंकि नीचे जाना है, और ऊपर जाते हुए हालत ख़राब हो जाती है। फिर सीढ़ियाँ भी काफ़ी है ना, ये मैं दूसरे रास्ते से आ गया, इधर सीढ़ियाँ काफ़ी हैं।
अब ये है लपास विलेज, एक ऐसा गांव जो काफ़ी आइसोलेटेड सा महसूस होता है, जैसे दुनिया की भीड़ से बिल्कुल दूर। यहाँ आज भी पुराने हिमाचली स्टाइल के घर देखने को मिलते हैं, जो अपनी सिंप्लिसिटी में एक अलग ही खूबसूरती रखते हैं। और इन विलेजेस में चलने के लिए कोई प्रॉपर रोड्स नहीं होते, सिर्फ छोटी छोटी ट्रेल्स होती हैं। गांव के अंदर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ ही एक रास्ता होती हैं। यहाँ लाइफ थोड़ी मुश्किल ज़रूर लगती है, पर शायद इसी सिंप्लिसिटी में असली सुकून छुपा होता है। बड़ा ही मतलब शांति वाला माहौल है। मतलब इन गांव में ना पुराने पुराने घर वही लकड़ी से बने हुए, मतलब ये मजबूत भी रहते हैं और अंदर से ना गर्म रखते हैं ना, तो इसलिए ठीक रहते हैं। कई घरों पे ताला भी लगे और लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब ये विंटर्स में काम आती है ना जलाने के लिए। चलो भैया चलो। लपास गांव से लपास वाटरफॉल देखते हुए अब चलते हैं बरोड की ओर, चलते हैं वापस, देखते हैं और कुछ और बढ़िया जगह। अब हम बरोड की तरफ वापस बढ़ते हैं, इन टूटे हुए और थोड़े चैलेंजिंग रास्तों से होकर। पर वापस जाते हुए एक चीज़ ने हमारा ध्यान खींच लिया। यहाँ पर है ट्राउट फिश फार्म। आपको कई सारे ट्राउट फिश फार्म मिलेंगे। इधर की ट्राउट फिश बड़ी फेमस है, खाने के लिए भी इधर ब्रीडिंग होती है। समझ रहे हो, आप सीख भी सकते हो कैसे ब्रीडिंग होती है वगैरह। जैसे ये वाला एक फार्म, जैसे हम पास से अपना बरोड की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्राउट फिशेज है, इधर ब्रीडिंग हो रही है, तो उसके बाद ये आगे जाती हैं। ऐसा है, आप देख सकते हो कि इधर की बरोड की ट्राउट फिश बड़ी फेमस है। बरोड में ट्राउट फिश काफ़ी फेमस है, सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि ब्रीडिंग के लिए भी। यहाँ के ठंडे और साफ पानी में ट्राउट फिश परफेक्टली ग्रो करती है, और शायद इसी वजह से बरोड सिर्फ अपनी वैली के लिए ही नहीं बल्कि अपनी इस यूनिक आइडेंटिटी के लिए भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम बरोड की तरफ बढ़ते हैं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता इसे शहर कहूँ या एक छोटा सा टाउन, पर जितना भी है अपनी सिंप्लिसिटी में ये जगह काफ़ी खूबसूरत लगती है। बरोड अपने बरोड डैम के लिए जाना जाता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डैम के दोनों तरफ ही ये पूरा बरोड टाउन बसा हुआ है। बरोड को जोड़ता है यही है, थोड़ा सा बरोड उधर है, थोड़ा सा बरोड जो मेन है ये इधर है, जो मेन मार्केट है ना जहाँ पे। और यहाँ पे ऊल नदी, UHL रिवर। हो मतलब अभी तो सूखी पड़ी है ना, जब ये पानी छोड़ेंगे तभी ज़्यादा जाएगा, वैसे तो कहाँ ही जाएगा। बीच में बहता पानी और दोनों तरफ छोटी सी बस्ती, ये व्यू बरोड को और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है। यहाँ सब कुछ स्लो है, सिंपल है, और शायद इसीलिए इतना सुकून भरा है। अब मैं आपको यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक दिखाता हूँ। ये है बरोड फाउंटेन, एक सिंपल सा फाउंटेन, बट ये सिर्फ समर्स और बारिश के सीज़न में ही चलता है। और इस पाइप से इतने प्रेशर के साथ पानी ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे ज़मीन के अंदर से कोई एनर्जी बर्स्ट हो रही हो। जैसे नीचे से ना प्रेशर बनता है इसका, समझ रहे हो, प्रेशर बन के पूरा ऐसे फाउंटेन पूरा मतलब चलता ही रहता है पानी ऊपर ना। ऐसा चलता था ये, विंटर में अभी सूखा पड़ा हुआ है। दिखने में छोटा सा लगता है, पर इसका फोर्स और फ्लो इसे काफ़ी यूनिक बनाता है। और बरोड जैसे पीसफुल प्लेस में ये एक अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन बन जाता है। और बरोड बसा हुआ है ऊल नदी के तट पर, UHL रिवर। ऊल नदी की स्पेलिंग है UHL। ये ऊल नदी आ रही है ऊपर से, ऊपर ग्लेशियर से, पहाड़ों से आ रही है, उसी के दोनों साइड हमारा बरोड बसा हुआ है। यहाँ पर देखो ये बरोड डैम के चारों गेट खुले हुए हैं इस तरफ के ना, मतलब काफ़ी सूदिंग सा लगता है ना कि खोले हुए हैं, इधर से पानी निकल रहा है इतना ज़्यादा। और पानी ये नीचे से होके आगे ना इसके 2 रिजर्वायर हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल आगे जाके हैं, वहाँ पे स्टोर होता है ना रिजर्वायर, मतलब जहाँ पे पानी स्टोर होता है। बट ये काफ़ी जो दिख रहा है ना बड़ा मस्त सा है, पीछे पूरा बरोड है। ये देखो अपना बरोड डैम, इधर से सारी गाड़ियाँ आती हैं और कोई रास्ता नहीं। ये अपना देखो सारे गेट्स खुले हुए हैं,
क्या सूदिंग सा लग रहा है। पीछे पूरा ब्रोड वो लग गया वहाँ जो ऊपर है ना। अब ब्रोड में यहाँ 2 रिजर्वायर्स हैं। सबसे पहले ये पानी छोटे छोटे स्ट्रीम्स के थ्रू फ्लो होते हुए रिजर्वायर्स तक पहुँचता है, और फिर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है रिजर्वायर नंबर 2, जहाँ का पानी देखकर लिटरली होश उड़ जाते हैं। इतना क्लीन, इतना ब्लू, जैसे किसी पेंटिंग का पार्ट हो। पानी का कलर इतना प्योर लगता है कि एक पल के लिए आप बस उसे देखते रह जाते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं रिजर्वायर नंबर 1 की तरफ। इसे देखने के लिए थोड़ा सा घूम कर जाना पड़ता है, बरोड के छोटे से टाउन के बीच से होकर, और फिर सामने आता है रिजर्वायर नंबर 1। साइज़ में ये लगभग उतना ही है, पर यहाँ का पानी भी उतना ही ब्लू, उतना ही मैस्मराइजिंग लगता है। एक अजीब सी क्लैरिटी है इस पानी में, जैसे हर चीज़ बिल्कुल साफ और रो हो। तो ये अपना रिजर्वायर 1, और जो आपको वो डैम दिख रहा है ना, उसके पीछे अपना रिजर्वायर 2 है। मतलब रिजर्वायर 1 ये, जो पीछे वाला था वो 2 है। इधर स्टोर होता है, मतलब उधर से ही पानी छोड़ते हैं ना जब, तो इधर ही आता है पानी। और इससे इधर ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे अगर बाई चांस अगर ओवरफ्लो हो जाए तो इधर से सीधा जो पानी है अपना ओल्ड नदी के अंदर ही जाए, ये नदी के अंदर जाए। काफ़ी अच्छा सा सिस्टम बनाया हुआ है। और इसी के बीच यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, जिसे कहते हैं फ्लूम चैनल्स। तो इन्हें फ्लूम चैनल्स कहा जाता है। यहीं से पानी फ्लो करता है, हालांकि विंटर्स में नहीं। ये सिस्टम एक्चुअली शनान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसका मेन पर्पस है बिजली जनरेट करना। पर जब इसमें पानी फुल फोर्स के साथ फ्लो करता है ना, तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं रहता, बल्कि एक मूविंग आर्टवर्क जैसा लगता है। ये अच्छा लगता है, बट ये विंटर्स में अब पूरा सूखा हुआ होता है। मतलब ये भी सूखा हुआ होता है, अपना फाउंटेन भी, बरोड फाउंटेन भी ऐसा है ना। मतलब इधर देखो गेट लगा हुआ है, वो मेन अपना एरिया, उधर जा भी नहीं सकते। मतलब सुबह सुबह मैं चला गया था उधर, क्योंकि तब कुछ नहीं था ना, तब पुलिस वाले होते नहीं ना। मैं सुबह सुबह 8:30 बजे, चलो पता नहीं अपना ही सिस्टम चलता है इनका। जो है ठीक है, इनके प्रोटोकॉल्स होंगे, वो भी क्या करें। अब बरोड का एक और इंटरेस्टिंग साइड देखते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है एक ट्रैक, जिसे बैटी हाउस ट्रैक के नाम से जाना जाता है। इस ट्रैक की सबसे खास बात यह है यहाँ की ग्रीनरी। हर तरफ घने जंगल, फ्रेश हवा और एक अलग ही पीसफुल वाइब। और जैसे ही आप थोड़ा ऊपर चढ़ते हो, व्यू धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है, और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ से पूरा बरोड आपके सामने होता है। एक परफेक्ट एरियल व्यू, बीच में बहता पानी, दोनों तरफ बसा हुआ छोटा सा टाउन और आसपास के पहाड़, सब कुछ एक फ्रेम में आ जाता है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ आप समझते हो कि ब्रोड इतना स्पेशल यहाँ से देखो हमें पूरा ब्रोड भी देखने को मिलता है। ये सारी ब्रोड वैली, रिजर्वायर्स। ओ भाई साहब क्या नज़ारा आ रहा है ना, मज़ा है। ऊपर स्नोई पीक्ड भी हैं थोड़े से माउंटेन्स। ये रास्ता शुरू में कई छोटे छोटे विलेजेस के बीच से होकर गुजरता है, जहाँ आज भी वही पुराने हिमाचली स्टाइल के घर देखने को मिलते हैं। एक सिंपल सी लाइफ और एक अलग ही सुकून। वैसे ये ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर की छोटी सी हाइक है। तो आप आराम से बिना जल्दी किए लगभग आधे घंटे में ऊपर तक पहुंच सकते हो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैटी हाउस। पर सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये बैटी हाउस है किसका और कौन थी बैटी। कहते हैं कि ये जगह ब्रिटिश टाइम से जुड़ी हुई है। बैटी एक ब्रिटिश इंजीनियर थी जिन्होंने शनान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था। उन्होंने यहाँ अपना एक छोटा सा हाउस बनाया था जहाँ से उन्हें पूरी वैली का ये ब्रेड टेकिंग व्यू मिलता था। शायद इसी सुकून और इस खूबसूरती ने यहाँ उन्हें रोक लिया। आज ये जगह सिर्फ एक हाउस नहीं बल्कि ब्रोड की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। काफ़ी पुराना घर है ना बैटी हाउस, तो उस टाइम भी पक्का बना हुआ था पूरा। अभी तो अबंडेंड है, उस टाइम भी देख लो
इतना अच्छा घर बना दिया, नहीं तो कहाँ बनते थे हिमाचल में पक्के घर, वही कार्टून स्टाइल के बनते हैं, दैट्स इट। इधर एक कोई कारखाना टाइप है, जैसे कोई मशीनरी का काम होता था इधर। देखना कोई मशीन लगी है, मुझे तो नहीं पता कौन सी है, बट ठीक है। बड़ा ही पुराना सा बंद किया हुआ इधर तो। ओ भाई ऐसा लग रहा पता नहीं कितना ही पुराना है। अब हमने बैटी हाउस तो एक्सप्लोर कर लिया और अब मैं वापस बरोड की तरफ निकल पड़ता हूँ। वापस आते हुए बरोड फाउंटेन के पास थोड़ी सी बर्फ़ भी देखने को मिलती है। हालांकि आगे वीडियो में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होने वाली है। और इसी के पास एक सुंदर सा मंदिर भी है जो अपनी सिंप्लिसिटी में ही काफ़ी पीसफुल फील देता है। और थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एक और मंदिर देखने को मिलता है, देव पाशाकोट जी का मंदिर। ये जगह सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअल वाइब्स के लिए भी काफ़ी खास लगती है। वैसे देखने में तो काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है, हो गई वैसे काफ़ी पुराना है, बट देख लो ना कैसे मतलब जंगल के बीच में ही बना हुआ है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ के लोगों के लिए इसका एक अलग ही महत्व है। देव पाशाकोट जी को यहाँ का रक्षक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो पूरी वैली और यहाँ के लोगों की हिफाजत करते हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा और आगे पैदल बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी पर एक और छोटा सा गांव मिलता है, मुल्तान। ये गांव भी ऊल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। मुल्तान में आपको काफ़ी होम स्टेज मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ होटल्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते। मतलब समझ रहे हो ना, लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वो कहते हैं कि चलो 3-4 कमरे और डाल लेते हैं, उसको होम स्टे बना लेंगे। नीचे खुद रह रहे हैं, ऊपर अपना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अपना होम स्टे के लिए रखे हुए हैं कमरे। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक फैमिली के लिए कितना ही 3 कमरे बहुत है ना, तो वो नीचे रह लेते हैं, अपना ऊपर अपना होम स्टे। तो इधर होम स्टेज काफ़ी होते हैं, इसलिए पहाड़ों में ना आप सोचते होगे वो कन्वर्ट कर देते हैं अपने घर को होम स्टे में। और जो होटल्स होते हैं वो स्पेशल बनते हैं होटल्स के लिए। तो अभी बज रहे हैं बरोट में सुबह के 9:20। अभी इधर से पोलिंग जाएंगे हम, पोलिंग विलेज है आगे, इसके 8 किलोमीटर आगे। अभी बस आएगी, कुछ लगा लो 9:40 9:45 तक आ जाती है। वैसे तो 10 भी लग सकता है, 9:30 से 10 के बीच में आएगी इधर बस ना, जो आगे हमें लोहाटी तक छोड़ेगी, जो इधर से 6 किलोमीटर है। उसके आगे 2 किलोमीटर पोलिंग होगा, वो देखते हैं कैसे जाएंगे। हालांकि अभी तो बस का वेट चल रहा है। अब पोलिंग विलेज की तरफ जाना था, जो कि बरोट से लगभग 8 किलोमीटर आगे पड़ता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं यहाँ बस का वेट कर रहा हूँ। ये बस मुझे बरोट से लगभग 6 किलोमीटर आगे लोहाटी तक ले जाएगी और उसके बाद का सफ़र मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और इस बस राइड के दौरान जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होते हैं। अब लोहाड़ी पहुंचता हूँ। ये एक छोटा सा विलेज ज़रूर है, पर यहाँ के सीन्स भी किसी से कम नहीं। हर तरफ वही पहाड़ों की खूबसूरती और एक रॉ सा एनवायरनमेंट। और यहीं मुझे मिलते हैं एक भाई, पता नहीं एग्जैक्टली यहाँ क्या काम कर रहे हैं, पर एक चीज़ तो क्लियरली दिखती है, मेहनत पूरी चल रही है। हम देखिए यहाँ से यूपी के हैं, यूपी से ये काम करने आए हैं हिमाचल में। हमारा काम है वाइफर पोछे का, चटाई उटाई बेचते हैं यहाँ पे लोहाटी में, बेचने आया मैं। यहाँ मेरा काम सही शुद्ध हुआ है और बिकता भी सही है। देखिए हम यूपी से आए हैं, इसके लिए हम ये काम करते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने की कोई भी लिमिट नहीं होती। जो भी करो सच्चे मन से करो, जिसमें आपको अच्छा लगे।
जगह बहुत अच्छी है, प्यारी सी। अब लोहाड़ी से आगे सिर्फ 2 किलोमीटर का सफर था पोलिंग तक, पर ये छोटा सा डिस्टेंस भी व्यूज के मामले में नेक्स्ट लेवल निकला। हर टर्न के साथ सीनरी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती गई और फिर आखिरकार मैं पहुंच गया एक ऐसे विलेज में जो सच में किसी मैजिकल प्लेस से कम नहीं लगता, और इस जगह का नाम है पोलिंग। ये है पोलिंग विलेज। ओ भाई देखना, मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। एक गोल सी शेप में आपको दिख रहा होगा ये विलेज पोलिंग, पीछे वायु माउंटेन्स। पोलिंग विलेज भी बाकी पुराने हिमाचली गांव जैसा ही है। वही ट्रेडिशनल काटकोनी स्टाइल के घर, लोगों ने भेड़ बकरियां और गायें पाली हुई हैं और हर घर के पास लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हुई है। एक सिंपल लाइफ। पर हमारा मेन फोकस ये विलेज नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है एक ट्रैक जो जाता है देव पाशाकोट मंदिर तक। लगभग 2 किलोमीटर का ये ट्रैक छोटा ज़रूर है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब विलेज पीछे रह चुका है, अब ये ट्रेल आ रही है देव पाशाकोट मंदिर जाने के लिए। अब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। हमारा ये छोटा सा ट्रैक है, 1.5 से 2 किलोमीटर का। अब संभल कर जाना पड़ेगा क्योंकि शूज़ भी मेरे वो नहीं है ना, अपना बर्फ़ वाले नहीं है, और ट्रैक पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो एक चैलेंज होने वाला मेरे लिए भी। हालांकि जो ट्राइपॉड की स्टिक है ना वो मतलब रख के चलूंगा, नहीं तो मैं फिसल भी सकता हूँ इधर। अब हमें पहला रास्ता कटता हुआ दिख रहा है। पहला रास्ता कट रहा है नीचे की ओर, समझ रहे हो, नीचे की ओर कट रहा है। इधर नहीं जाना, ऊपर ही जाना, ठीक है, ऊपर की ओर ही जाना है हमने। ओहो, ट्रैक स्टार्ट करने से पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ बर्फ़ मिलेगी, पर अभी तक जो हमें दिखा है वो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। आगे क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है। ये गांव वालों ना ये भी किया हुआ है, ये ट्रेल होगी, ये वाली बर्फ़ तो ऐसी है मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट, देखना बिल्कुल ही सॉफ्ट, ऐसे टूट रही है। ये अभी हार्ड है, इधर चलते होंगे ना मेरे ख्याल से भेड़ बकरियां लेके। थक गया मैं तो, बट नज़ारा ही ये है तो थकना कैसे है। ओ भाई सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। मैडो में आ गए हम। सब जगह से बर्फ़ ही बर्फ़ थी, जहाँ तक नज़र जाती बस सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ मन में चल रही थी कि इस पूरी ट्रेल पर सिर्फ मैं ही हूँ, और ये भी क्लियर है कि पूरे ट्रैक के दौरान मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला। एक तरफ इतनी खूबसूरती और दूसरी तरफ इतनी तन्हाई। वो तो ये ठीक है जो ट्रेल सी बनी है ना थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ी हार्ड है, बाकी जो इधर या इधर वाली वो बहुत सॉफ्ट है। जैसे इधर कुछ नहीं होगा, देखो ना, अगर ट्रेल के इधर जाए तो पूरा अंदर घुस जाएगा। ये लो, समझ रहे हो ना, ऐसे। अब ऐसा रास्ता है अभी तो। अब आगे बढ़ते ही ट्री लाइन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बर्फ़ थोड़ी कम हो जाती है। पर हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमें आगे उस वैली की तरफ जाना है जहाँ फिर से हमें हैवी स्नोफॉल देखने को मिलने वाली है। इस ट्रैक में टोटल 2 ब्रिजेस आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, पहला ब्रिज क्रॉस ही नहीं करना होता। यहीं से डायरेक्शन समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों में एक गलत टर्न आपको पूरी तरह भटका सकता है। अब हम अपने पहले पुल आ चुके हैं, यहाँ से नहीं मुड़ना। जब दूसरा पुल आएगा ना तो दूसरे पुल को क्रॉस करके ऊपर को और जाना है। देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ब्रिज की तरफ, और जो यहाँ का सीन बन रहा था वो सच में एकदम गजब। चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़, जैसे पूरी वैली ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली। और सबसे ख़ास बात, यहाँ सिर्फ मैं अकेला था, ना कोई आवाज़, ना कोई भीड़, बस मैं और एक खामोश पहाड़। तो जी हम सेकंड पुल पे भी आ चुके हैं। अब इससे क्रॉस करके हमें ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर। बस ये है, ऊपर हमारा मंदिर होगा देव पाशाकोट जी का।
दिक्कत थोड़ी सी आ रही है क्योंकि बर्फ़ है ना, ये सीढ़ियों है ना, वैसे सीढ़ियाँ हैं, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, पैर अंदर जा रहा है, थक गया हूँ थोड़ा सा। अब ये ट्रैक के आखिरी 500 मीटर बचे थे और यहाँ सीधा पहाड़ चढ़ना होता है। मेरे केस में तो चैलेंज और भी ज़्यादा था क्योंकि यहाँ बर्फ़ भी थी और थकान भी अब फील होने लगी थी। हर स्टेप हैवी लग रहा था, पर अब रुकने का कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि इतना आने के बाद अब सिर्फ एक ही गोल है, पहाड़ की टॉप तक पहुँचना। और चाहे जितनी भी मुश्किल आए, अब मैं रुकने वाला नहीं था। ये क्या है? ये पेड़ है क्या है? ओ भाई, आ गए फाइनली, मेहनत रंग लाई। डबल टाइम लग गया, स्नो था ना। वो ऊपर देव पाशा गुरु जी का मंदिर। On to the last steps. तो इसी के साथ हम फाइनली पहुंच जाते देव पाशाकोट मंदिर। यह मंदिर काफ़ी पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी स्थल को देव पाशाकोट जी का जन्म स्थल माना जाता है। यहाँ एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे इतनी लंबी जर्नी का एक स्पिरिचुअल एंड मिल गया हो। वैसे तो ऊपर आमतौर पर यहाँ खेतों का नज़ारा होता है, पर इस वक्त सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। ये सारे जो पीछे देख रहे हो ना, ये खेत है सारे, अब बर्फ़ से ढके हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं एट द टॉप देव पाशाकोट मंदिर। कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ ठान लो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वही है कि मुझे लगा नहीं था मैं आ पाऊंगा, रास्ते में कोई भी नहीं। पोलिंग विलेज के बाद एक बंदा नहीं दिखा मुझे, 2 घंटे हो चुके हैं। बट अकेला कोई बात नहीं, पर सब पे भारी दर्शन करने आ ही गया। इसी के साथ दर्शन करेंगे और इस वीडियो का करेंगे बाय बाय। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। अब मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।